बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं चिन्योट में सीईओ हेल्थ चिन्योट डॉक्टर मुश्ताक बशीर की कार को हादसे में ड्राइवर और डॉक्टर मुश्ताक बशीर महफूज रहे। डॉक्टर मुश्ताक बशीर चिन्योट से लालियां जा रहे थे। हादसे में टकराने वाली गाड़ियां तबाह हो गईं। आपको बता रहे हैं इस खबर के हवाले से सीईओ हेल्थ चिन्योट डॉक्टर मुश्ताक बशीर की कार को हादसे में ड्राइवर और डॉक्टर मुश्ताक बशीर महफूज रहे। डॉक्टर मुश्ताक बशीर चिन्योट से लालियां जा रहे थे। हादसे में टकराने वाली गाड़ियां तबाह हो गईं। आपको अफसोसनाक खबर के हवाले से आगाह करते चलें कि सीईओ हेल्थ चिन्योट डॉक्टर मुश्ताक बशीर की कार को हादसा पेश आया है। हादसे में ड्राइवर और डॉक्टर मुश्ताक बशीर महफूज रहे। डॉक्टर मुश्ताक बशीर चिन्योट से लालियां जा रहे थे। हादसे में टकराने वाली गाड़ियां तबाह हो गईं। आपको अफसोसनाक खबर के हवाले से बताते चलें कि सीईओ हेल्थ चिन्योट डॉक्टर मुश्ताक बशीर की कार को हादसा पेश आया है। हादसे में ड्राइवर डॉक्टर मुश्ताक बशीर महफूज रहे। डॉक्टर मुश्ताक बशीर चिन्योट से लालियां जा रहे थे। हादसे में टकराने वाली गाड़ियां तबाह हो गई। आपको खबर से अपडेट कर रहे हैं कि सीईओ हेल्थ चिन्योट डॉक्टर मुश्ताक बशीर की कार को हादसा पेश आया है। हादसे में ड्राइवर डॉक्टर मुश्ताक बशीर महफूज रहे। डॉक्टर मुश्ताक बशीर चिन्योट से लालियां जा रहे थे। हादसे में टकराने वाली गाड़ियां तबाह हो गईं। आपको हादसे की खबर के हवाले से आगाह कर रहे हैं जो कि चिन्योट में ये वाकया पेश आया है। सीईओ हेल्थ चिन्योट डॉक्टर मुश्ताक बशीर की कार को हादसे में ड्राइवर और डॉक्टर मुश्ताक बशीर महफूज रहे। डॉक्टर मुश्ताक बशीर चिन्योट से लालियां जा रहे थे। हादसे में टकराने वाली गाड़ियां तबाह हो गईं। आपको बता रहे हैं कि सीईओ हेल्थ चिन्योट डॉक्टर मुश्ताक बशीर की कार को हादसे में ड्राइवर और डॉक्टर मुश्ताक बशीर महफूज रहे। डॉक्टर मुश्ताक बशीर चिन्योट से लालियां जा रहे थे। हादसे में टकराने वाली गाड़ियां तबाह हो गईं। आपको बताएं कि सीईओ हेल्थ चिन्योट डॉक्टर मुश्ताक बशीर की कार को हादसे में ड्राइवर और डॉक्टर मुश्ताक बशीर महफूज रहे। डॉक्टर मुश्ताक बशीर चिन्योट से लालियां जा रहे थे। हादसे में टकराने वाली गाड़ियां तबाह हो गईं। दावे कुछ हकीकत कुछ, किसानों के लिए बुरी खबर। रिलीफ के दावे मिले, ना ही सिर्फ टैक्स मिला, ज़राई आलात पर सेल्स टैक्स में 3 गुना इजाफा। आपको बताएं कि दावे कुछ हकीकत कुछ, किसानों के लिए बुरी खबर। रिलीफ के दावे मिला सिर्फ टैक्स, ज़राई आलात पर सेल्स टैक्स में 3 गुना इजाफा। फाइनेंस बिल 2021-22 में ज़राई आलात को शेड्यूल 8 से निकाल दिया गया। आइंदा माली साल के लिए सेल्स टैक्स 5% से बढ़ाकर 17% कर दिया गया। किसानों के साथ साथ ज़राई आलात तैयार करने वाले इंडस्ट्री मुतासिर होने लगी। आपको बता रहे हैं कि किसानों के लिए बुरी खबर। रिलीफ के दावे मिला सिर्फ टैक्स, ज़राई आलात पर सेल्स टैक्स में 3 गुना इजाफा। फाइनेंस बिल 2021-22 में ज़राई आलात को शेड्यूल 8 से निकाल दिया गया। इसी पर बात करेंगे उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। इधर रुक जाओ। आपको बताएं कि किसानों के लिए बुरी खबर। रिलीफ के दावे मिला सिर्फ टैक्स, ज़राई आलात पर सेल्स टैक्स में 3 गुना इजाफा। फाइनेंस बिल 2021-22 में ज़राई आलात को शेड्यूल 8 से निकाल दिया गया। आपको बताएं कि किसानों के लिए बुरी खबर। रिलीफ के दावे मिला सिर्फ टैक्स, ज़राई आलात पर सेल्स टैक्स में 3 गुना इजाफा। फाइनेंस बिल 2021-22 में ज़राई आलात को शेड्यूल 8 से निकाल दिया गया। आइंदा माली साल के लिए सेल्स टैक्स 5% से बढ़ाकर 17% कर दिया गया है। किसानों के साथ साथ ज़राई आलात तैयार करने वाली इंडस्ट्री मुतासिर होने लगी। आपको बताएं कि किसानों के लिए बुरी खबर है। रिलीफ के दावे मिला सिर्फ टैक्स, ज़राई आलात पर सेल्स टैक्स में 3 गुना इजाफा। इसी पर मजीद बात करेंगे उमैर अजमत से। जी उमैर, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हुकूमत की जानिब से दावा किया गया था कि वो इस बजट में दूध और शहद की नहरें बहाने जा रही है और अवाम को रिलीफ फराहम किया जाएगा। टैक्सेस में छूट दी जाएगी, बिलखुसूस सनतों और जो ज़राअत है उसको फरोग देने की बात की गई और ये कहा गया कि इस पर अरबों रुपए की एग्रीकल्चर पर सब्सिडी दी जाएगी। ताहम तमाम तर दावों के बरक्स हुकूमत ने किसानों के साथ हाथ कर दिया है और जो ज़राई आलात हैं जिसमें थ्रेशर है, रूटावाइटर है या दीगर ज़राई आलात है जो कि ज़मीन की ज़रखेज़ी या फसलें बोने और उसकी कटाई के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन तमाम को साबका हुकूमत की जानिब से रिलीफ फराहम किया गया था और उनको 8 शेड्यूल में
शामिल किया गया था। मजमूई तौर पर ये 70 ज़रई आलात हैं जिन पर हुकूमत की जानिब से माजी में रिलीफ फराहम किया जा रहा था, और उन पर सेल्स टैक्स की शरह जो थी वो 17% से कम करके 5% कर दी गई थी। ताहम अभी जो वफाकी हुकूमत है उसकी जानिब से जब बजट पेश किया गया है तो फाइनेंस बिल 2021-22 में ये मामला सामने आए हैं कि जितने भी ज़रई आलात हैं जिनकी तादाद 70 बताई जा रही है उनको शेड्यूल 8 से निकाल दिया गया है, और उन पर जो सेल्स टैक्स में रिलीफ दिया गया था यानी कि उसमें 3 गुना से भी ज्यादा इजाफा हो जाएगा, और वो सेल्स टैक्स जो कि 5% के हिसाब से वसूल किया जा रहा था अभी उमैर हमारे साथ ही रहिएगा। इसी होगा। मामले पर मजीद बात कर लेते हैं नायब सदर किसान बोर्ड पंजाब रेहानुल हक साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, बताइएगा, हुकूमत ने ज़रई आलात को शेड्यूल 8 से निकाल दिया है जबकि सेल्स टैक्स में भी इजाफा किया गया है, क्या कहेंगे आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बात ऐसे है कि हुकूमत की कभी भी तरजीह नहीं रही कि वो ज़राअत के शोबे को तरक्की करता देखे, और स्पेशली ये जो हुकूमत है इस हुकूमत ने तो ज़मींदार का चूल्हा भी ठंडा कर दिया है। अब तो नौबत फाकों तक आ रही है, और ज़मींदार ने हमेशा से गवर्नमेंट को अच्छी फसल और अच्छा अपना जो है ज़राअत की प्रोडक्शन दी है, मगर उसके बावजूद हुकूमत ने कभी भी ज़मींदार को अपना कभी भी रिलीफ नहीं दिया। अब मौजूदा बजट में जो ज़रई आलात के टैक्स बढ़ा के और खादें महंगी करके, डीजल महंगा करके और बिजली महंगी करके जो ज़मींदार और किसान है उसकी कमर में छुरा गोंपा है, ये सरासर जुल्म और ज़्यादती है। किसान और ज़मींदार हमेशा से ये मुतालबा करते आए हैं कि हुकूमत ज़रई मदाखिल को सस्ता करे ताकि ज़मींदार को अपनी खातर खा इनकम हासिल हो सके और वो अपनी अजनास की सही कीमत वसूल कर सके, मगर हुकूमत कभी भी ज़मींदार को तरजीह नहीं देता, और इनके कुछ हालात और ही है और इनके और ही कुछ इरादे हैं, क्योंकि ये ज़मींदार को जो है वो सेकंड क्लास सिटीजन अपना तस्वर करते हैं और कभी भी ज़राअत के शोबे को ये अहमियत नहीं देते। हमारा पुरजोर मुतालबा यही है किसानों का कि हुकूमत फौरी तौर पे इन सब मुदाखिल से जो सेल टैक्स है या जिस मद में भी इन्होंने इजाफा किया है टैक्सेशन में वो सारा वापस ले, ताकि ज़मींदार को अपना रोजगार कमाने में आसानी पैदा हो सके, ज़मींदार को रिलीफ दिया जा सके। बहुत शुक्रिया सर आपके मौक़िफ़ का। उमैर अज़मत, आपका भी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। बजट आया, महंगाई लाया, आवाम के लिए बुरी खबर। फैसलाबाद की कपड़ा मार्केट्स में तकरीबन 40% महंगाई में इजाफा हुआ है। 75 रुपए मीटर मिलने वाला कपड़ा 3 सालों में 140 रुपए मीटर तक पहुंच गया है। गरीब को 3 साल पहले जो सूट 300 में मिलता था अब 560 रुपए में मिलने लगा है। महंगाई में इजाफे से ताजिर भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। इसी पर बात करेंगे फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा। बिल्कुल, तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से तीसरा बजट पेश किया गया। तहरीक इंसाफ ने इक़्तिदार से आने से पहले महंगाई को कंट्रोल करने के दावे तो बहुत किए, लेकिन कपड़ा मार्केटों की बात की जाए तो 3 साल के अंदर कपड़ा मार्केटों में 40% से भी ज़्यादा जो महंगाई है वो हो चुकी है। जो सूट गरीब को 300 रुपये में मिल जाता था 2018 में, आज वही सूट 550 रुपये से भी ज़्यादा हो चुका है। इस पर जो ताजर हैं वो भी परेशान हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ना सिर्फ गरीब तबका परेशान है बल्कि कारोबार जो हैं वो भी मुतासर हो रहे हैं। होलसेल क्लॉथ सेक्टर के सदर शेख फैसल मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी शेख साहब, क्या कहते हैं, महंगाई के तनासुर के बढ़ने की वजह से कारोबार पर क्या असरात पड़ रहे हैं? जी देखें जी, इस वक्त जो सूरत हाल अगर हम 3 साल का मुवाजना करें तो आप वाली बात कि इतनी महंगाई हो चुकी है कि जो गरीब को एक सूट 2 सूट लेता था 300 के 600 के, वो इस वक्त ऑलमोस्ट डबल रेट हो गए हैं। उसकी मेन वजह यह है कि गवर्नमेंट की तवज्जो नहीं है। जितनी देर तक गवर्नमेंट तवज्जो नहीं देगी, हम कपास को और सारे मामलात को नहीं देखेंगे। महंगाई अपने उस अरूज पे है कि गरीब बेचारा एक सूट तक इस वक्त स्टिच नहीं करवा सकता। तो हम ये कहते हैं कि इन चीज़ों को कंट्रोल करें, कपास को देखें, जैसे किसानों को इन्होंने बुलाया है उसी तरीके से गन्ने को कम करके
कपास की फसल को ज़्यादा किया जाए ताकि ये महंगाई थोड़ी सी कंट्रोल हो। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए और ख़ास तौर पर महंगाई को कंट्रोल किया जाए। बहुत शुक्रिया फजील अहमद हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबादियों के लिए रिंग रोड का मंसूबा ख्वाब बन गया। मंसूबे के लिए फिजिबिलिटी भी बनी, दावे वादे सब हुआ। मौजूदा बजट में भी कहीं रिंग रोड नजर न आई। रिंग रोड न बनने के बायस सड़कों पर रश, ट्रैफिक का शदीद दबाव, मुसाफिर लंबे चक्कर काटने पर मजबूर। इसी पर मजीद बात करेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। हेक्सियल शेप में बनने वाले शहर फैसलाबाद में रिंग रोड नहीं तामीर हो सकी। अगर हम घंटाघर के अतराफ और वहां पर गोल बाजारों की सूरत हाल देखें तो ये एक बात वाज़ेह हो जाती है कि फैसलाबाद एक ऐसा शहर है जिसके लिए जो रिंग रोड्स हैं वो बड़े ही ज़रूरी हैं, क्योंकि गोल बाजार है पहला और दूसरा गोल है, इसके बाद सर्कुलर रोड है। इसके साथ साथ जो शहर से बाहर सड़कें निकलती हैं, झंग रोड, समुद्री रोड, सरगोदा रोड, शिवपुरा रोड, चढ़ावाला रोड, डिजकोट रोड या इसी तरह की दीगर सड़कें, उनको भी आपस में मिलाने के लिए रिंग रोड की बड़ी ज़रूरत है। 2008 में पहली बार इसके ऊपर सोच विचार शुरू हुई, मनसूबाबंदी का काम शुरू हुआ, फिजिबिलिटी के ऊपर भी काम शुरू हुआ, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस वक्त की हुकूमत की जानिब से इस मंसूबे को नज़रअंदाज कर दिया गया। फैसलाबादियों को इसके बदले थोड़ा सा पानी ज़रूर मिला फ्रेंच प्रोजेक्ट फेज़ 2 की शक्ल में, लेकिन इस मंसूबे को जो है वो कागज़ों में दबा दिया गया। अब चूंकि नई हुकूमत आई है और इससे भी खासी उम्मीदें लगी हुई थी इदारों को कि ये भी रिंग रोड जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स की तरफ जो है वो रुजू करेगी और तरजीहात में शामिल करेगी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि फैसलाबाद में मौजूदा हुकूमत के तीसरे बजट में भी रिंग रोड को जो है वो नज़रअंदाज कर दिया गया है। एफडीए की जानिब से इसके ऊपर भी प्लानिंग की गई, मास्टर प्लान की बात हुई, उसमें भी निशानदही की गई कि फैसलाबाद के इर्द गिर्द से गुजरने वाली 2 अहम मोटरवेज को आपस में मिलाने की जरूरत है, रिंग रोड्स की जरूरत है, लेकिन मौजूदा हुकूमत की जानिब से भी इसके ऊपर किसी किस्म का कोई काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इस वजह से कोई काम होता हुआ नहीं दिखाई दिया जा रहा। बहुत शुक्रिया आपका रमजान मिर्जा हमें अपडेट करने के लिए। जंग के डीएचक्यू अस्पताल में 4 रोज कबल मुरम्मत होने वाली सिटी स्कैन मशीन एक बार फिर खराब हो गई। मशीन की मुरम्मत पर 1 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत आई। इसी पर बात करेंगे मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर, बताइएगा। कुल जिला झंग के सबसे बड़े सरकारी डीएचक्यू अस्पताल की सिटी स्कैन मशीन एक बार फिर खराब हो चुकी है। 4 रोज पहले इस सिटी स्कैन मशीन की मुरम्मत करवाई गई। तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से जो एक्सरे ट्यूब थी वो इस मशीन में डाली गई, लेकिन ये मशीन एक बार फिर खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो आने वाले मरीज हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ताहम इस वक्त डीएचक्यू अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जो सिटी स्कैन मशीन है उसकी मुरम्मत एक बार फिर जारी है, जो जल्द ही ठीक हो जाएगी और उसके बाद जो है वो सिटी स्कैन का अमल एक बार फिर शुरू हो जाएगा। ताहम सिटी स्कैन जो मशीन है इसके अंदर एक जो एक्सरे ट्यूब इस जगह पर लगाई जाती है, ये पूरी एक्सरे ट्यूब जो है वो करीबन 1 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से खरीदी गई, इंस्टॉल की गई और मकसद ये था कि यहाँ पर जो है वो सिटी स्कैन का अमल जो है वो मुकम्मल हो सके। लेकिन जो डीएचक्यू अस्पताल की इंतजामिया है उनका ये कहना है कि डीएचक्यू अस्पताल में जो फेस्को की जो लाइन आ रही है, बिजली की लाइन आ रही है, उसमें जो है वो वोल्टेज की कमी की शिकायत है और इस हवाले से उन्होंने फेस्को के अफसरान को शिकायत भी की थी। बहुत शुक्रिया मुबशर हसन नकवी हमें अपडेट करने के लिए। टीएचक्यू अस्पताल चकझुमरा की अनोखी एम्बुलेंस अस्पताल के अहाते में खड़ी खड़ी पेट्रोल पीने लगी। लोकल परचेज अद्वियात में भी खुद बुर्द का इंकशाफ हुआ है। इसी पर बात करेंगे इज़्ज़ार हुसैन से। इज़्ज़ार, बताइएगा। हुकूमत पंजाब की जानिब से तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चकझुमरा में 2 एम्बुलेंसें फराम की गई हैं और इसके अलावा वहाँ पे जो जनरेटर भी फराम किया गया है। अगर बिजली बंद होती है तो जनरेटर के ज़रिए बिजली के निज़ाम को बहाल रखा जा सके। तो ऐसे में वहाँ पे जो है एक इंक्वायरी सीओएल फैसलाबाद डॉक्टर मुश्ताक सिपरा की जानिब से मार्क की गई है और इसमें जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चकझुमरा, उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 2 एम्बुलेंसें जो उन्हें फराम की गई थी तो उनकी मद में जो है वो फ्यूल खुर्द-बुर्द किया गया है और दोनों एम्बुलेंस वो चले बगैर जो है वो फ्यूल पीती रही है। इसके अलावा जनरेटर के हवाले से भी इंक्वायरी मार्क की गई है कि जनरेटर की मद में भी जो है वो फ्यूल इस्तेमाल होता रहा है। इसके साथ साथ एलपी जिसे लोकल परचेज़ कहा जाता है तो उसका फ़ंड भी हुकूमत की जानिब से फराम किया जाता है, तो लोकल परचेज़ के फ़ंड में भी खुर्द-बुर्द के हवाले से जो है इंक्वायरी मार्क की गई है। इस सिलसिले में सीओएल फैसलाबाद डॉक्टर मुश्ताक सिपरा की जानिब से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर फॉर डॉक्टर अदनान महमूद और इसके अलावा 2 ड्रग इंस्पेक्टरों को मेंबर नामजद करते हुए। बहुत शुक्रिया इज़्ज़ार हुसैन हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए।
چنیوٹ آل پنجاب پروسیکیوٹر ویلفیئر ایسوسی ایشن کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے بار ایسوسی ایشن کی ہڑتال۔ بنیادی حقوق، نان پریکٹسنگ الاؤنس اور جوڈیشل افسران کے برابر مراحت کے حصول کے لیے پرامن احتجاج کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ اسی پر بات کریں گے بابر منیر سے۔ جی بابر، بتائیے گا۔ بالکل جی، آج آل پنجاب جو پروسیکیوٹر ویلفیئر ایسوسی ایشن ہے اس نے اپنے مطالبات کے لیے جو ہے وہ پرامن احتجاج کیا، جس پر آج پنجاب بھر کی جو تحصیل بار ایسوسی ایشنز ہیں، ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشنز ہیں، انہوں نے ان کے ساتھ مکمل طور پر حمایت کا اعلان کیا اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میں آج جو ہے وہ سٹرائک کی گئی ہے، جہاں پر وکلاء آج عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے ہیں۔ جنرل سیکرٹری بار خان طاہر خان بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خان صاحب، ایک تو ان کے مطالبات ہیں، تو دوسری طرف آپ نے ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا، سٹرائک کیا، کیا کہیں گے اس میں؟ جیسا کہ یہ پنجاب پروسیکیوٹر ویلفیئر جو ان کی ایسوسی ایشن ہے، ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمیں جوڈیشل مراد دی جائیں اور جو ہمارے نان پریکٹیشنر جو ہیں مراد ہمیں وہ بھی پرووائڈ کی جائیں۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آج اوور آل پنجاب میں جو بار ایسوسی ایشن ہے انہوں نے سٹرائک کی ہوئی ہے اور ہم بھی اظہار یکجہتی کرتے ہوئے پروسیکیوشن برانچ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہاں جی بالکل، ان بار ایسوسی ایشن کا بھی یہی مطالبہ ہے۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ جنگ کئی سال بعد بھی پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کو دفتر الاٹ نہ ہو سکا۔ متعدد ترقیاتی بجٹ میں رقم مختص کی گئی، جگہ کا تعین نہ ہونے سے تاحال تعمیراتی کام شروع نہ ہو سکا۔ اسی پر بات کریں گے اویس خان سے۔ جو اویس، بتائیے گا۔ میں کئی سال بیت جانے کے باوجود تاحال پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کو دفتر الاٹ نہیں کیا جا سکا۔ متعدد ترقیاتی بجٹ میں اس جو دفتر ہے اس کے لیے فنڈز مختص کیے گئے، تاہم جو ہے جگہ کا تعین نہ ہونے کے باعث پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کے لیے کوئی بھی دفتر الاٹ نہیں ہو سکا۔ اس صورتحال کے باعث جو ضلع کچہری میں آنے والے سائلین کو جو ہے وہ خاصی حد تک مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کی تلاش میں جو ہے، پروسیکیوٹرز کی تلاش میں جو ہے سائلین جو ہے ضلع کچہری کے ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ جو حکومت پنجاب کی جانب سے اگلے مالی سال کے اندر جو ہے وہ 3 کروڑ روپے کی رقم جو ہے پبلک پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کے لیے مختص کرنے کی تجویز پیش کی ہے، اور یقینی طور پہ اس مختص جو فنڈ جاری ہونے کے بعد جو ہے پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کا مکمل ہونا جو ہے ممکن ہو پائے گا۔ اس صورتحال پر جو ہے وہ وکلاء اور پروسیکیوٹرز کی جانب سے بھی خوشی کا اظہار کیا گیا ہے کہ دفاتر کی تعمیر کے عمل جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کے پاس نہ تو ریکارڈ رکھنے کے لیے کوئی جگہ موجود ہے، نہ ہی وہاں پہ پروسیکیوٹرز کے لیے بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ مختص کی گئی ہے۔ اس صورتحال کے باعث پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جو ہے خوشی کا اظہار کیا گیا اور امید کا اظہار کیا گیا کہ جلد ہی دفاتر کی تعمیر کا عمل ممکن کیا جائے گا، تاکہ پروسیکیوشن بہت شکریہ اویس خان ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد میں ٹرینوں کے حادثات سے بھی محکمہ ریلوے نے سبق نہ سیکھا۔ رسالے والا ریلوے ٹریک کے بیشتر نٹ بولٹ غائب۔ اسی پر بات کریں گے اویس علی سے۔ جو اویس، بتائیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد ریلوے اسٹیشن نے ناخوشگوار واقعات سے بھی سبق نہیں سیکھا۔ اسٹیشن سے رسالے والا تک ریلوے ٹریک پر بیشتر مقامات پر نیٹ بولٹ موجود نہیں ہے۔ فیصل آباد ریلوے انتظامیہ جو ہے وہ کسی بڑے حادثے کی منتظر دکھائی دیتی ہے۔ اسی حوالے سے میں آپ کو دکھاتا چلوں، یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہاں پر نیٹ بولٹ ہے وہ موجود نہیں ہے، جو کہ انتہائی خطرناک ہے، اور ٹریک جو ہے وہ مکمل طور پر وسیدہ ہو چکا ہے، رونما ہو رہے ہیں۔ گزشتہ 2 سال میں 15 بار ٹرینیں جو ہیں وہ ڈیریل ہو چکی ہیں، جس میں سے زائد مرتبہ یہ رسالے والا ٹریک ہے۔ یہاں پر نیٹ بولٹ نہ ہونے کی وجہ سے، تکنیکی مسائل کی وجہ سے ٹرینیں ڈیریل ہو رہی ہیں، مگر اس کے باوجود ریلوے انتظامیہ نے آنکھیں موند رکھی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر 9 ٹرینیں آتی ہیں، ہزاروں مسافر اس میں سفر کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود جو ہے وہ عدم دلچسپی دکھائی دیتی ہے ٹریک کی صورتحال بہتر بنانے میں۔ نیٹ بولٹ کو تبدیل کرنے کی بجائے جو بسیدہ اور پرانے نیٹ بولٹ ہیں بیشتر مقامات پر مکمل طور پر بوسیدہ ہے۔ بہت شکریہ آپ کا اویس علی ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ چنیوٹ کی محلہ نور والا سلٹر ہاؤس حکومتی توجہ کا منتظر۔ گزشتہ 3 برس سے خالِ عمارت جرائم پیشہ افراد کے ماچ گاہ بننے لگے۔ اسی پر بات کریں گے عبدالقدیر سے۔ جی عبدالقدیر، بتائیے گا۔ بالکل، اس وقت میں موجود ہوں چنیوٹ کے علاقے محلہ نور والا میں، اور یہاں پر سلاٹر ہاؤس تو بنایا گیا، لیکن وہ سلاٹر ہاؤس تاحال حکومتی تحویل میں نہیں ہے، اور یہ عمارت عرصہ دراز سے خالی پڑی ہے، جس کو غیر متعلقہ افراد کی آمد و رفت بھی اس حوالے سے کہا جائے، اور اماج گاہ یہاں پر ثابت ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن جو علاقہ مکین ہے وہ ایک تو سرکاری اسپتال سے محروم ہے، اور دوسری جانب بات کی جائے یہاں پر تعلیمی سہولیات کے حوالے سے تو علاقہ مکین شدید پریشان ہے۔ پورے علاقے میں ایک بھی سکول موجود نہیں ہے۔ علاقہ مکین ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا کہ یہ سرکاری جگہ ہے، سرکاری عمارت یہاں پر خالی پڑی ہے، کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں 41 والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور 41 والوں کی وضاحت سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ حکومت وقت سے یہ ذبح خانہ تھا جو آج سے 5-7 سال پہلے یہاں بنا ہوا تھا اور یہاں سے شفٹ ہو کے جنگ روڈ پہ چلا گیا ہے۔ اب یہ خالی پڑا ہے، جانوروں کی آرام گاہ بنا ہوا ہے۔ یہاں کے تقریباً 20-25 ہزار کی آبادی ہے اور یہاں نہ کوئی سکول ہے نہ کوئی اسپتال ہے۔ ہماری حکومت وقت سے یہ اپیل ہے اور ہماری MPA MNA حضرات سے اپیل ہے کہ اس خالی جگہ کو جو آباد کریں اور اس یہاں پر اسپتال اور ڈسپینسری وغیرہ بنائیں جس سے عوام کو فائدہ ہو۔ سر آپ کیا کہتے ہیں اس وقت؟ جس کے بارے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پہ بچوں کے لیے تعلیم کا جو کوئی انتظام کیا جائے، کیوں بچے دور تک جاتے ہیں اور ہو سکے تو ڈسپینسری کا بھی کر لے تو بہتر ہے۔ بے آباد جگہ ہے، چلو اسی واسطے کو بچوں کی تعلیم کا انتظام ہو جائے گا اور نہیں تو ڈسپینسری کا انتظام ہو جائے گا۔ کرنے کے لیے فیصل آباد میں نیچکاری کے خلاف ایوب ریسرچ ملازمین کا احتجاج۔ مظاہرین نے جنگ روڈ کو ٹریفک کے لیے بلاک کر دیا۔ دفاتر کی تالہ بندی، ملازمین نے مطالبات کے حصول تک احتجاج بڑھانے کی کال دے دی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ نیچکاری کے خلاف ایوب ریسرچ ملازمین کا احتجاج۔ مظاہرین نے جنگ روڈ کو ٹریفک کے لیے بلاک کر دیا ہے۔ دفاتر کی تالہ بندی، ملازمین نے مطالبات کے حصول تک احتجاج بڑھانے کی کال دے دی ہے۔ اسی پر بات کریں گے عبد الرحمان سے۔ جی عبد الرحمان، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ ملازمین آج پھر سراپا احتجاج ہے نیچکاری کے خلاف، اسی حوالے سے بات بھی کرتے ہیں۔ جی بتائیے گا آج کے احتجاج کے حوالے۔ جی میرے اس پلیٹ فارم سے آپ لوگوں سے ایک ہی ریکویسٹ ہے، اپنی حکومت سے ایک ہی ریکویسٹ ہے، یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں مافیا کو آئیڈینٹیفائی کریں۔ دیکھیں انہی کے وزیر بشیروں نے کہا تھا کہ نا گندم کو باہر آپ بھیجیں، ایکسپورٹ کریں، پھر بعد میں انہوں نے دوبارہ مہنگے داموں گندم واپس منگوائی۔ ایسے ہی آپ ہمارے ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ کوئی کموڈٹی نہیں ہے، یہ ہیومن ریسورس ہے۔ ایک دفعہ اگر ہمارا یہ کریٹیکل انفراسٹرکچر چلا گیا تو پھر کبھی یہ واپس نہیں آئے گا۔ یہ شوکت ترین نہیں ہے کہ نا یہ 3 سال بعد واپس آ جائے گا اور دوبارہ کوئی نئی پالیسی بنا لے گا۔ ونس گون آلویز گون۔ پلیز اپنے نیشنل ایسٹس کو بچائیں، اپنے قومی اداروں کو بچائیں۔ یہ ہمارے نیشنل فوڈ سیکورٹی کا ادارہ ہے، ہمارے وطن کی فوڈ سیکورٹی کی ضمانت ہے۔ پلیز آپ لوگوں سے ہماری ریکویسٹ ہے، ہماری بات سنیں۔ ہم لوگ ریسرچر ہیں، ہمارا کام ہی یہی ہے کہ ہم نے پرابلم آئیڈینٹیفائی کرنی ہوتی ہے۔ ہم آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں حکومت اچھا کام کرنا چاہتی ہے، اس نے بجٹ منظور کیا ہے، لیکن یہ لوگ، یہ مافیا آپ لوگوں کو اسی گندم کی طرح، اسی شوگر کی طرح، پالیسیوں کی طرح عاجز کریں گے۔ یہ پہلے ادارے بند کروائیں گے، پھر ادارے نہیں ہوں گے، کوئی ورائٹیاں نہیں نکال سکے گا، اور اس کے بعد کہاں سے لائیں گے یہ بریڈر، کہاں سے لائیں گے یہ 100 سالہ پرانا سیٹ اپ۔ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آئیڈینٹیفائی کریں، پلیز دیکھیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہم لوگوں کی ٹیم بنائیں، بلائیں اور ہم لوگوں سے پوچھیں۔ ہم لوگ آپ لوگوں کو ہر چیز بتانا چاہتے ہیں۔ جن 4 کراپس کی وجہ سے آپ لوگ مبارک باتیں دے رہے ہیں وہ ہمارے ادارے کی ورائٹیز تھی، اس کی وجہ سے آپ لوگوں کی اتنی بمپر کراپ ہوئی ہے۔ آپ ہمارے ادارے کو بند کرنے چلے ہیں۔ سر جی یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپ اپنے ملک کے ساتھ، اپنی نسلوں کے ساتھ آپ لوگ ناانصافی کر رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں، ہم لوگ آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں اس مافیا کو، ہماری بات سنیں۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ جی بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ مشیر کامرس رزاق داؤد کی جانب سے ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے بڑی خوشخبری۔ جون میں 10 ارب DLTL کی شکل میں جاری کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ آپ کو بتائیں کہ مشیر کامرس رزاق داؤد کی جانب سے ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے بڑی خوشخبری۔ جون میں 10 ارب DLTL کی شکل میں جاری کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ اسی پر بات کریں گے محمد بلال ڈوگر سے۔ جی بلال، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، مشیر کامرس رزاق داؤد کی بجٹ کے بعد جو ہے ایک اہم ملاقات ویلیو ایڈیشن جو سیکٹر ہے اس کے ساتھ ہوئی ہے۔ اس وقت PHMA کے اندر موجود ہے ہمارے ساتھ گروپ لیڈر حاجی اسلام صاحب موجود ہیں، جبکہ چیئرمین میاں فروخ اقبال موجود ہیں، ان سے بات کریں۔ سب کیا اہم ملاقات کے اندر نکات جو ہیں وزیر غور آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے 2-3 جو بیسک ایشو تھے، ایک تو تھا کہ ٹیکس کے اوپر 203 جو اریسٹ کی پاور دی تھی اس کے بارے میں ہم نے بات کی ہے، وہ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ اس کو ریموو کرا دیں گے۔ دوسری بات DLT کلیم کے بارے میں تھی کہ وہ جو کلیم ہمارے پچھلے سال کے پڑے ہوئے ہیں ان کو کلیئر کیا جائے، تو انہوں نے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ جون میں وہ پرانے جو ہیں ریفنڈ وہ کلیئر کر دیے جائیں گے۔
तीसरी बात मुख्तलिफ ड्यूटी और सेल टैक्स के हवाले से हुई हैं, वो भी काफ़ी पॉजिटिव हैं और वो कहते हैं कि मैं फ़ाइट कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ये चीज़ें आपकी जितने मसले मसाइल हैं ये रिजॉल्व हो जाएंगे होपफुली। फर्क साहब मौजूद हैं। फर्क साहब 70 अरब के रिफंड्स हैं, क्योंकि DLTL की बात होगी उसके ऊपर भी आप लोगों ने बात की, क्योंकि उसके ऊपर पहले भी एक्सपोर्टर जो कह चुके हैं कि हमें उसकी मद में भी कुछ रिलीफ जो है वो दिया जाएगा। जैसे हमारे ग्रुप लीडर चौधरी इस्लाम साहब ने बताया, उन्होंने आज हमारे साथ वादा किया है कि विदन डेज 10 बिलियन तो वो विदन डेज फ्यू डेज वो रिलीज़ करवा देंगे 10 बिलियन, और बजट में टोटल 20 बिलियन रखा गया है, उसको वो 50 बिलियन तक लेके जाएंगे। जब बजट की अप्रूवल होगी तो उसमें जो फिगर आएगी वो 50 बिलियन की आएगी। उसके बाद हमने उससे बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। टोबा टेक्सिंग में 2019 से लेकर 20,000 से ज्यादा लोग नंबर प्लेट के लिए दफ्तर के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। इसी पर बात करेंगे शाहिद महमूद से। जी शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में 2019, 20 और 21 के लोगों की जान से मोटरसाइकिलें तो खरीदी गई और नंबर प्लेट के लिए दरखास्तें दी गई, लेकिन ताहाल अभी तक उनको नंबर प्लेट मिलती हुई नजर नहीं आ रही। 20,000 से ज्यादा जो लोग हैं जो रोजाना की बुनियाद पर इंतजार करेंगे शायद उनको मिल सके, लेकिन सरकार जो है उनसे करोड़ों रुपए वसूल कर चुकी है, लेकिन नंबर प्लेट क्यों नहीं मिल रही। मेरे साथ इस वक्त डिस्ट्रिक्ट एक्साइज इंचार्ज मौजूद हैं, उनसे बात चुकी है। सब क्या वजूहत है, क्यों नहीं मेरी स्मार्ट कार्ड तो मिलना शुरू हो चुकी हैं, वो तो बहुत बड़ी तादाद लोगों को मिल चुकी है, लेकिन नंबर प्लेट में असल क्या इशू आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो स्मार्ट कार्ड का मसला था वो भी बहुत ज़्यादा अहम इशू था, लेकिन वो हमारे DG साहब आए हैं, उन्होंने ये मसला सॉल्व कर दिया है। और जो नंबर प्लेटों का मसला था ये लिटिगेशन में गया हुआ था और लिटिगेशन की वजह से अब वो क्लियर हो गया है, और इंशाअल्लाह जैसे जो स्मार्ट कार्ड अपनी रूटीन पे आ गए हैं और ये भी बहुत जल्द अपनी रूटीन पे ना लोगों के डिलीवर हो जाएंगी। सर ये दूसरा ये बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे जिसको नंबर प्लेट नहीं लगती वो लोकल लगाएगा ज़्यादा फैंसी, तो उस पर भी कार्रवाई हो रही है, फिर किस तरह से उन लोगों को बख्शा जा रहा है, क्योंकि नंबर प्लेट तो सरकार उनको फराहम नहीं कर रही। वो ना फैंसी नंबर प्लेट की किसी भी सूरत में इजाजत नहीं है, लेकिन जो बहुत स्टैंडर्ड शुक्रिया साइज तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताएं कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात की डेट शीट जारी कर दी गई। इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का फिजियोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स का पहला पेपर 10 जुलाई को होगा। इसी पर बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। लाजमी मज़ामीन के इम्तहानात नहीं होंगे, सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के पेपर लिए जाएंगे, जिस पर तालीमी बोर्ड फैसलाबाद की तरफ से डिवीजन भर के तमाम तलबा और तालिबात के लिए मैट्रिक की जो डेट शीट है, इंटरमीडिएट की डेट शीट है, वो जारी कर दी गई है, जिसमें सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के जो पेपर हैं वो रखे गए हैं। इस हवाले से इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का पहला पेपर जो है वो 10 जुलाई को होगा फिजियोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स का, जबकि मैट्रिक पार्ट 2 का पहला पेपर जो है वो 29 जुलाई को अरबी और फिजिकल एजुकेशन का लिया जाएगा। इसी तरह फर्स्ट ईयर की अगर बात करें तो 12 अगस्त को पेपर शुरू होंगे, जबकि जमात नहम के इम्तहानात का सिलसिला जो है वो 28 अगस्त से शुरू होगा। रवां साल चूंकि लाजमी मज़ामीन को कट ऑफ कर दिया गया है, सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन होंगे, प्रैक्टिकल इम्तहानात नहीं लिए जाएंगे। डेट शीट के मुताबिक इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का दूसरा पेपर जो है वो 12 जुलाई को केमिस्ट्री और होम इकोनॉमिक्स होगा। इसी तरह 13 जुलाई को सिविक्स, बैंकिंग, कंप्यूटर साइंस का होगा, जबकि जोग्राफिया और एजुकेशन का पेपर 14 जुलाई को लिया जाएगा। पंजाबी, अरबी, इंग्लिश। बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ हमें अपडेट करने के लिए। ज़िला यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के लेक्चरार तनख्वाहों की अदायगी पर समाअत। अदालत का VC यूनिवर्सिटी को दरख्वास्त गुजार लेक्चरार की तनख्वाहों की अदायगी का हुक्म। अदालत का लेक्चरार शहर रोड रियासत को मुलाजमत पर बहाल करने का भी हुक्म दे दिया गया है। आपको बताएं कि ज़िला यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के लेक्चरार तनख्वाहों की अदायगी पर समाअत की गई है। आगे बढ़े और आपको बताएं महकमा स्पेशल एजुकेशन फैसलाबाद में जूनियर सीनियर के ओहदे पर तैनात। ग्रेड 19 की सीट पर 17 ग्रेड के जूनियर लेक्चरार को तैनात कर दिया गया। इसी पर बात करेंगे शाहिदा घुमन से। शाहिदा, बताइएगा। अजी, रिश्तेदारों को नवाजने की रीत या फिर सियासी दबाव। फैसलाबाद में स्पेशल एजुकेशन डिग्री कॉलेज में ग्रेड 17 BS ग्रेड 17 के ऑफिसर्स को 19वें ग्रेड में तरक्की देते हुए प्रिंसिपल बना दिया गया, जबकि ज़राए के मुताबिक ये दावा किया गया कि जाहिद इमरान जो कि ग्रेड 17 में 2018 में तैनात हुए थे डिग्री स्पेशल एजुकेशन में, तो साबका DO जो कि स्पेशल एजुकेशन अब्दुल हमीद के रिश्तेदार भी थे और उनके करीबी अजीज होने के नाते उन्हें जो है वो तरक्की देते हुए और उन्हें प्रमोशन देते हुए डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल बना दिया गया, जिस पर न सिर्फ डिग्री कॉलेज के इंतजामी अमूर मुतासर हुए थे, बल्कि इनकी जानब से स्पेशल एजुकेशन के जो बच्चे हैं उनकी वालिदैन की जानब से भी मुतअद्दिद बार जो है वो शिकायत दर्ज करवाई गई कि हमारे बच्चों को जो है वो सही तरीके से पढ़ाया नहीं जाता या उनके इंतजामी अमूर को जो है वो सही तरीके से समझा नहीं जाता, जिस पर
प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज जाहिद इमरान की जानब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि उन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है, जो कि सेक्रेटरी साहब की जानब से नोटिफिकेशन जारी किया गया और उन्हें बहुत शुक्रिया शाहिदा घुमन हमें अपडेट करने के लिए। झंग में महकमा स्कूल एजुकेशन का खिदमत आपकी दहलीज प्रोग्राम के मॉनिटरिंग का फैसला। सूबाई अफसरान स्कूल्स में दौरे करेंगे और सफाई समेत डेंगू और कोरोना SOPs को चेक करेंगे। स्कूल सरबराहान को इकदामात मजीद तेज करने की हिदायत कर दी गई है। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।